नमस्कार। जीएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे बीपीएसएससी द्वारा आयोजित बिहार एसआई अर्थात बिहार दरोगा में पूछे गए प्रश्नों की। ये बिहार दरोगा का एग्जाम 26 दिसंबर 2021 को आयोजित किया गया है, तो उसी में पूछे गए प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। ये प्रश्न संभवतः सेकेंड सिटिंग का है। आइए इसमें पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। जो पहला प्रश्न है वो है 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है। ध्यान दीजिए, पुरस्कार क्या पूछ रहा है? पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कार और कब? तो 2021 में। और यहाँ पे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है पी अनीता। दूसरा ऑप्शन है पीटी उषा। तीसरा ऑप्शन है अंजू बॉबी जॉर्ज। चौथा ऑप्शन है सानिया मिर्जा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पी अनीता। तमिलनाडु की एक बास्केटबॉल प्लेयर है। उन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 2021 में और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो खेल से जुड़े हुए हस्ती हैं उनमें पीवी सिंधु हैं, शटलर बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, और दूसरी जो है वो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल। तो प्रश्न का उत्तर तो आपका है पी अनीता, लेकिन इसके अलावा ये आप आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये भी याद रखिएगा कि पीवी सिंधु को और रानी रामपाल को भी पद्मश्री पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। ठीक है, और चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। जो दूसरा प्रश्न है वो है कि भारतीय मानक समय रेखा कहां से नहीं गुजरती है। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जो कि हम सबको पता है 82.5 डिग्री ईस्ट यानी कि पूर्वी देशांतर पर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड। और पूछ रहा है कि ये कहां से नहीं गुजरती है। पहला ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश यूपी। दूसरा ऑप्शन है ओडिशा। तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। और चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन है तेलंगाना। तो आप सभी को पता है कि ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जिसको कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। और उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के मैप पर आप देखिएगा तो उत्तर प्रदेश के बाद ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी से गुजरती है। तो इस पूरे लिस्ट में उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना नहीं है इसमें। तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा तेलंगाना। भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन तेलंगाना से नहीं गुजरती है, वो आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? और ऑप्शंस दे रहा है 6 मिलियन वर्ष पहले, 3.8 बिलियन वर्ष पहले। आप इसको लिख ले, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी। पहला ऑप्शन है आपका 6 मिलियन ईयर्स अगो, मिलियन वर्ष पहले। दूसरा ऑप्शन है 3.8 मिलियन वर्ष पहले। तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन है 4.9। अच्छा, ये मिलियन नहीं है, ये बिलियन है। मिलियन और बिलियन में फर्क समझिएगा। तीसरा ऑप्शन है 4.9 मिलियन वर्ष पहले। मिलियन का मतलब 10 लाख, मिलियन वर्ष पहले। और चौथा ऑप्शन है 6 बिलियन वर्ष पहले। 6 बिलियन वर्ष।
बिलियन वर्ष पहले। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाला जीव आप सभी बायोलॉजी में पढ़ते होंगे, साइनोबैक्टीरिया को माना जाता है। साइनोबैक्टीरिया पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले प्रथम जीव इसको कहते हैं, और इसकी उत्पत्ति लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पहले, तो 3.5 से के आसपास का ऑप्शन आपका 3.8 है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3.8 बिलियन वर्ष पहले। ये जो भी हो, जिस सेट का भी हो, प्रश्न संख्या 68 है, तो वो तो सेट के हिसाब से अलग अलग डिपेंड करता है, लेकिन पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 3.8 बिलियन वर्ष पहले। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या होता है जब वाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है? वाहित मल अर्थात की सीवेज, और सीवेज में मल और मूत्र का दहन होता है, और कहता है कि उसका विसर्जन अगर किसी जलाशय में, किसी वाटर बॉडी में अगर उसको कर दिया जाए तो उस वाटर बॉडी में क्या होता है। और ऑप्शंस आपके यहाँ पर दे रहे हैं। जो पहला ऑप्शन है आपका, वो सूक्ष्म जीवों के ऑक्सीजन उपभोग में गिरावट हो जाती है। ऑक्सीजन उपभोग में गिरावट, पहला ऑप्शन है, उपभोग में गिरावट। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी, घुली ऑक्सीजन का बढ़ना, घुली पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन का बढ़ना, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है। तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन, घुली ऑक्सीजन की मात्रा का गिरना, घुली ऑक्सीजन का कम होना, गिरना अर्थात कि उसकी मात्रा का कम होना। और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन की मात्रा में कोई बदलाव नहीं होना, कोई परिवर्तन नहीं होना, कोई बदलाव नहीं होना। तो देखिए, जब भी हम किसी वाटर बॉडी में, किसी जलाशय में सीवेज डालते हैं, सीवेज मतलब मलमूत्र, तो मलमूत्र में बहुत सारे पोषक पदार्थ मौजूद होते हैं जो पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। उनको ग्रहण करके आप मलमूत्र से खाद भी बनाया जाता है। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, एसटीपी जिसको हम कहते हैं, उस एसटीपी में सीवेज को पानी को साफ किया जाता है, और जो बचे हुए अवशेष होते हैं उनसे खाद भी बनाया जाता है। तो ये सीवेज में मौजूद वो पोषक पदार्थ पौधों के लिए खाद के रूप में काम करते हैं। और जब वो किसी जलाशय में गिरते हैं, तो जलाशय में जो सबसे ज्यादा पौधा होता है वो होता है एल्गी ना, एल्गी यानी कि शैवाल। तो उस स्थिति में जलाशय में शैवालों की और जलकुंभी जैसे पादपों की वृद्धि बहुत ज्यादा होती है, और उसके कारण जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन घुली हुई है जल में, वो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये वो है कि किसी जल में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए उसमें उपस्थित जो भी जीव जंतु रह रहे हैं उसके लिए। तो एल्गी का एकाएक बहुत ज्यादा इसमें बढ़ोतरी होती है सीवेज डालने से, मलमूत्र वाले जल का त्याग करने से। तो उसके कारण, एल्गी की बढ़ोतरी के कारण बाकी जीवों के लिए ऑक्सीजन का संकट आ जाता है। ये ऐसा होता है क्योंकि घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा कि ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा कम हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो भारतीय, और ऑप्शंस आपका है ए ऑप्शन मीरा नायर, जो बी ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है ओम राउत। तीसरा सी ऑप्शन है अनुराग कश्यप। और चौथा ऑप्शन है रोहित शेट्टी। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार इंडियन फिल्म फेयर फेस्टिवल में ओम राउत को दिया गया है तान्हाजी फिल्म के लिए। आगामी परीक्षा में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड, निर्देशक का अवार्ड दिया गया है, तो तान्हाजी फिल्म के लिए, और उसके डायरेक्टर ओम राउत। तो
तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ओम राउत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? हायाबुसा 2 मिशन, हायाबुसा 2 मिशन, हायाबुसा 2 मिशन। हायाबुसा एक बहुत अच्छे ही गाड़ी का नाम है, मोटरसाइकिल का। धूम फिल्म में जिसको जॉन अब्राहम ने चलाया है, हायाबुसा। तो और ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन जाक्सा, JAXA, जाक्सा, ये जापान की एजेंसी है। बी ऑप्शन है अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, वैसे ही ये जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। जो बी ऑप्शन है वो बी है आपका नासा, यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। सी ऑप्शन CNSA, ये फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, CNSA। और जो डी ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है आपके भारत का स्पेस एजेंसी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो हायाबुसा 2 एस्ट्रॉइड पे जाकर के उस एस्ट्रॉइड का सैंपल लाने के लिए एक मिशन है। आप सभी जानते हैं कि जो एस्ट्रॉइड है, क्षुद्र ग्रह है, वो क्षुद्र ग्रह की पट्टी मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच है। तो उसी एस्ट्रॉइड से उसका सैंपल लेकर के आने के लिए ये मिशन जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने शुरू किया था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाक्सा, जापान। आइए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन है? कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है ये। सबसे बड़ी इकाई, स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई, स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन है? बड़ी इकाई कौन है? और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है टेराबाइट, टेराबाइट। दूसरा ऑप्शन है मेगाबाइट, मेगाबाइट। तीसरा ऑप्शन है बाइट, बाइट। और चौथा और अंतिम ऑप्शन है गीगाबाइट, गीगाबाइट। इस टेराबाइट को हम लोग शॉर्ट में टीबी कहते हैं, इस मेगाबाइट को हम लोग शॉर्ट में एमबी कहते हैं। बाइट तो बाइट ही होता है, बाइट, और गीगाबाइट को शॉर्ट में जीबी कहते हैं। ये कंप्यूटर में मेमोरी कार्ड का मेमोरी की क्षमता को दर्शाते हैं ये सारे शब्द। अब हम सभी जानते हैं कि 1024 गीगाबाइट, सॉरी 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1 KB। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1 MB। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, 1 GB। और 1024 GB गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। इसी तरह से 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट, PB, पेटाबाइट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें सबसे ज्यादा क्षमता वाला मेमोरी की उच्चतम इकाई पेटाबाइट है, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है। और पेटाबाइट के बाद दूसरे स्थान पर टेराबाइट आता है, तो टेराबाइट यहाँ ऑप्शन में है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई टेराबाइट, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए, सही कालानुक्रम। और जो पहला यहाँ पे दे रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, सम्मेलन। दूसरा ऑप्शन है
भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। तीसरा ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना। और चौथा है साइमन कमीशन रिपोर्ट। साइमन कमीशन की रिपोर्ट। तो ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए इतिहास में। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की घटना है। 8 अगस्त 9 अगस्त से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान से। कांग्रेस की स्थापना आप सभी को पता है A.O. ह्यूम ने 1885 में की थी। और साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था, लेकिन साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत की थी। तो इस लिहाज से आपको सही कालानुक्रम में इसको सजाना है। तो सबसे पहले की घटना कांग्रेस है, तो सबसे पहले ऑप्शन 3 होगा। और अगर संयोग से आप इस 4 ऑप्शंस में नजर डालें तो सबसे पहले 3 में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, है ना। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जिसमें सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना 3, दूसरे नंबर पर आप नेहरू रिपोर्ट 1931 यानी कि 3 के बाद आपका आएगा 4, तीसरे नंबर पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1930, तो 4 के बाद 1 और सबसे अंत में भारत छोड़ो आंदोलन, तो 1 के बाद 2। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सेलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? क्या स्थापित किया गया? तो फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस संस्था का नाम है और यह संस्था किस लिए बनाई गई? तो फॉर स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के लिए डेवलपमेंट। और किस क्षेत्र में? तो इन पावर सेक्टर, ऊर्जा के क्षेत्र में, इन पावर सेक्टर। पूछ रहा है कि ये जो संस्था बनाई गई, ऐसी पहली संस्था पूरे देश में बनी, ये किस शहर में बनाई गई? और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला ऑप्शन है नोएडा, दूसरा ऑप्शन है गाजियाबाद, तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी गुरुग्राम, गुड़गांव का ही नाम बदल के गुरुग्राम कर दिया गया है। और चौथा ऑप्शन है अलीगढ़। तो पिछले साल 2020 में दिसंबर में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट इन पावर सेक्टर गुरुग्राम में बनाया गया है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए हम अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहता है कि किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? इस माह में भारतीय वायुसेना दिवस, इंडियन एयरफोर्स डे, वायुसेना दिवस। तो इंडियन एयरफोर्स डे आप सभी को पता है कि ये इंडियन एयरफोर्स डे हम लोग 8 अक्टूबर को मनाते हैं। तो आपसे एग्जैक्ट डेट भी नहीं पूछा जा रहा है, आपसे तो सिर्फ महीना पूछा जा रहा है। तो डेट आपको एग्जैक्ट याद भी नहीं होगा, तो आप आसानी से मार सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन ए है नवंबर, ऑप्शन बी है अक्टूबर, सी दिसंबर और डी जनवरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अक्टूबर। और मैं यहाँ आपको बता दूं कि जो जल सेना दिवस है, ये तो वायुसेना दिवस है, जो जल सेना दिवस है, ये जल सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं, 4 दिसंबर को। और जो थल सेना दिवस है, आर्मी डे, थल सेना दिवस, ये थल सेना दिवस हम लोग 15 जनवरी को मनाते हैं।
और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 8 अक्टूबर। अगला प्रश्न है तूतीय हिंद, तोताए हिंद, ये उपाधि अमीर खुसरो को दी गई है। तो तूतीय हिंद या तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए थे? और ऑप्शंस आपको इस प्रश्न में दिए जा रहे हैं। प्रश्न है कि अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए थे? और ऑप्शंस दिया जा रहा है। पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र। आप आसानी से कह सकते हैं कि भाई सल्तनत काल की हस्ती हैं, तो पाटलिपुत्र आप ऐसे भी इस ऑप्शन को गलत आप साबित लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है पटियाला। इस ऑप्शन को ऐसे ही नहीं छांटा जा सकता है, इस पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है पटियाली। अब देखिए यही आपको कंफ्यूजन है पटियाला और पटियाली में। और जो अंतिम ऑप्शन है आपका वो है पाटनपुर। तो यहाँ ये दोनों ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग है, पटियाला और पटियाली। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली के यूपी के हाथरस में एक जगह है, यूपी के हाथरस जिले में। उस हाथरस जिले में एक छोटा सा तहसील पड़ता है पटियाली। अमीर खुसरो का जन्म उसी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के पटियाली में हुआ था, ना कि पटियाला में। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पटियाली। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हैकिंग के लिए किसी की यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? और यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया जा रहा है स्नीफिंग, दूसरा ऑप्शन है स्पूफिंग, तीसरा ऑप्शन है साइबर स्टॉकिंग। और अंतिम ऑप्शन है स्पैमिंग। तो हैकिंग के लिए किसी के यूजर आईडी अथवा पासवर्ड को पता करना इनमें से क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका स्नीफिंग, ऑप्शन ए। साइबर स्टॉकिंग कहते हैं जैसे ईव टीजिंग होता है, अक्सर लड़के लड़कियों का ईव टीजिंग करते हैं। तो वो अगर सोशल नेटवर्किंग इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पे ऐसी बात हो तो उसको कहते हैं साइबर स्टॉकिंग। और स्पैमिंग, आप सभी के मेल में स्पैम आता होगा, अनवांटेड मेल को, जिसको कि ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट के लिए या बार बार किसी को किसी पर्पस से मेल किया जाता है, तो उस तरह के मेल को कहते हैं स्पैमिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए स्नीफिंग। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट। प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट किस देश से संबंधित है? बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शंस यहाँ आपको दिया जा रहा है, नाइजीरिया, कोलंबिया, जमैका और युगांडा। सबको पता है उसेन बोल्ट जमैका के धावक हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा जमैका, ऑप्शन सी। 79 नंबर हम लोग देखते हैं कि आयरिश सागर स्थित है। अगला प्रश्न है आयरिश सागर स्थित है। इस आयरिश सागर का नाम आयरलैंड के नाम पर पड़ा है, आयरिश सागर। और आयरिश सागर आयरलैंड और ब्रिटेन के ठीक बीच में स्थित है। ब्रिटेन और आयरलैंड को अलग करने वाले वाटर बॉडी को, जल स्रोत को कहते हैं आयरिश सागर। तो यहाँ पे ऑप्शंस भी, अगर आपको मैप का अच्छा ज्ञान नहीं है, मानचित्र पर आपकी अच्छी पकड़ नहीं है, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकती है। ऑप्शन दिया हुआ है फ्रांस के दक्षिण में। दूसरा ऑप्शन है
न्यूजीलैंड के पश्चिम में, न्यूजीलैंड के पश्चिम में, पश्चिम में। तीसरा ऑप्शन है स्पेन के दक्षिण में, स्पेन के दक्षिण में, दक्षिण में। और अंतिम ऑप्शन है ब्रिटेन के पश्चिम में, ब्रिटेन के पश्चिम। तो देखिए, मैंने जो अभी प्रश्न लिखते समय आपसे एक बात कही कि आयरिश सागर आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच में है, तो आप जब नक्शा पर देखिएगा तो ये कुछ इस तरह से ये आपका ब्रिटेन है, और इसके ठीक ब्रिटेन के यहाँ पर ये इस तरह से आयरलैंड है। तो ये ब्रिटेन उसके दक्षिण पश्चिम में आयरलैंड है, तो चलिए पश्चिम तो हो ही गया। तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर कि आयरिश सागर कहाँ स्थित है, ब्रिटेन के पश्चिम में, यानी कि ऑप्शन डी होगा। फ्रांस के दक्षिण में और स्पेन के दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। वहीं न्यूजीलैंड तो दक्षिणी गोलार्ध में हो गया, ऑस्ट्रेलिया के बगल में, तो ये ऑप्शन तो आप आसानी से हटा सकते थे। वैसे न्यूजीलैंड के पश्चिम में और ऑस्ट्रेलिया के पूरब में, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तस्मन सागर है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? लूसी ब्रॉन्ज, LUCY, लूसी ब्रॉन्ज, BRONZE, लूसी ब्रॉन्ज का संबंध किस खेल से है? और यहाँ पे ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल। फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस और बास्केटबॉल। बास्केटबॉल, ये क्वेश्चन आपको करंट से संबंधित पूछा है, क्योंकि लूसी ब्रॉन्ज को हाल ही में BBC प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। और लूसी ब्रॉन्ज इंग्लैंड की महिला फुटबॉल टीम की कप्तान है, यानी कि वो फुटबॉल से संबंधित हैं। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर कि लूसी ब्रॉन्ज का संबंध किस खेल से है, ऑप्शन ए होगा, उनका संबंध फुटबॉल से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? रानी रामपाल, अभी हम लोगों ने जो पहला प्रश्न स्टार्ट किया था, तो पहला प्रश्न हमने स्टार्ट किया था ये कि इनमें से किन को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, जिसका आंसर था पी अनीता, है ना, पहले प्रश्न का उत्तर। तो उस समय हमने ये भी डिस्कस किया था कि पी अनीता के साथ साथ रानी रामपाल को और पीवी सिंधु को, तो पीवी सिंधु तो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और ये रानी रामपाल भारतीय हॉकी महिला हॉकी टीम की ये कप्तान है अभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दे रहा है क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल और बैडमिंटन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी। रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? रानी रामपाल का संबंध हॉकी से है। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की? यानी कि ये दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका की बात कर रहा है। गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका, और ये पत्रिका का प्रकाशन उन्होंने कहाँ किया था? तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने प्रकाशित किया था, ऐसा पूछ रहा है। महात्मा गांधी ने तो बहुत सारे पत्रों का प्रकाशन किया, उसमें बहुत सारे भारत में भी प्रकाशित किया और बहुत सारे दक्षिण अफ्रीका में भी, क्योंकि उन्होंने सत्याग्रह का सबसे प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपका दिया जा रहा है नवजीवन, पहला ऑप्शन है नवजीवन, दूसरा ऑप्शन है इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, तीसरा ऑप्शन है इंडियन रिफॉर्मर, इंडियन रिफॉर्मर,
और अंतिम ऑप्शन है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें से सिर्फ 2 ही मैगजीन गांधी जी द्वारा प्रकाशित हैं, एक तो नवजीवन और दूसरा इंडियन ओपिनियन। इस न्यू इंडिया का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट ने किया था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस न्यू इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने ये 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन गांधी जी ने किया था, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन। तो दक्षिण अफ्रीका में किसका प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन का किया था। नवजीवन का उन्होंने भारत में प्रकाशन किया था और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया था। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन ओपिनियन। देखते हैं अगला प्रश्न। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में है? प्रश्न है माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी ये किस देश में है? और ऑप्शन है यहां पर दक्षिण अफ्रीका, पेरू, इक्वाडोर, इटली। साउथ अफ्रीका, पेरू, सी ऑप्शन है इक्वाडोर, इक्वाडोर और डी ऑप्शन है इटली, इटली। तो ये माउंट कोटोपैक्सी विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता था कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? माउंट कोटोपैक्सी। और ये माउंट कोटोपैक्सी एंडीज पर्वत, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, उसका भाग है। और वो पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में उसके पश्चिमी तट पर ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है। तो दक्षिण अमेरिका जैसे ही है तो पहला ऑप्शन तो आप यही हटा दीजिएगा और लास्ट वाला ऑप्शन भी इटली यही हटा दीजिएगा। बच गया पेरू और इक्वाडोर। तो माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इक्वाडोर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? G20 2021 की मेजबानी किस देश ने की? कहां पर आयोजित की गई? तो पहला ऑप्शन है इसमें मलेशिया, श्रीलंका, इटली, अर्जेंटीना। मलेशिया, श्रीलंका, इटली और अर्जेंटीना। इटली और अंतिम ऑप्शन है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इटली। 2021 में G20 विकसित एवं विकासशील देशों का संगठन है, जिसमें भारत और चाइना भी शामिल हैं। इस G20 के 2021 में ये इटली की राजधानी रोम में आयोजित किया गया। तो इटली ने इसकी मेजबानी की, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इटली। अगला प्रश्न है किम्बरले हीरा खनन केंद्र। किम्बरले, किम्बरले जो कि डायमंड के लिए बहुत फेमस है, डायमंड के लिए फेमस है। ये पूछता है कि ये कहां पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, नाइजीरिया और ब्राजील। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन आसान दे दिया है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका बी ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ए ही होगा, दक्षिण अफ्रीका। हम सभी जानते हैं दक्षिण अफ्रीका सोने और हीरे के लिए फेमस है। तो जो सोना है दक्षिण अफ्रीका में, गोल्ड, वो सोना जोहान्सबर्ग में मिलता है, जोहान्सबर्ग। और जो दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खान है, हीरा, वो हमारा किम्बरले में मिलता है। तो ये किम्बरले आपका हीरा के लिए फेमस है और दक्षिण अफ्रीका में है, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है जिगर शब्द किस खेल से संबंधित है? प्रश्न है जिगर शब्द, JIGGER, जिगर शब्द किस खेल से संबंधित है? और इसका ऑप्शन है पोलो, चेस, गोल्फ और बिलियर्ड्स। पोलो, चेस, शतरंज, गोल्फ
और बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स, तो जिगर शब्द का संबंध बिलियर्ड्स के खेल से है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। जिगर खेल का संबंध बिलियर्ड्स से है। अगला प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप, डेविस कप बहुत पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है, पहला ही ऑप्शन टेनिस है। टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल और टेबल टेनिस। तो ये डेविस कप टेनिस, लॉन टेनिस से संबंधित है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, टेनिस। 41 नंबर, निम्नलिखित यामयोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामयोत्तर है? कौन सा भारत का मानक यामयोत्तर है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन सा लॉन्गिट्यूड है? तो पिछले प्रश्न में यही जो प्रश्न था कि भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस राज्य से नहीं गुजरता है, उसी प्रश्न में हमने इस बात को डिस्कस किया था कि भारत का मानक सामयोत्तर जिससे समय का निर्धारण पूरे देश का किया जाता है वो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है, पहला ही ऑप्शन है 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्व, तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 82.5 डिग्री पूर्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा राक्षस का रचनाकार है? मुद्रा राक्षस प्रश्न है। मुद्रा राक्षस एक बहुत फेमस किताब है, मुद्रा राक्षस का रचनाकार है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है कालिदास। कालिदास, तो कालिदास की मेघदूतम है, रघुवंशम है, इस तरह की किताबें हैं। तो कालिदास ऑप्शन नहीं होगा। जो दूसरा ऑप्शन है आपका विशाख दत्त, सही उत्तर यही है आपका विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा रचित बहुत फेमस किताब है। इसमें तीसरा ऑप्शन अशोक घोष ने बुद्ध चरित नामक किताब की रचना की थी। और जो चौथा ऑप्शन है कवि भास है। तो सही उत्तर होगा आपका विशाख दत्त, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि कितनी कर दी गई है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि पूछ रहा है। और पहला ऑप्शन है 15 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 25 लाख। 15 लाख, बी 7.5 लाख, सी 10 लाख और डी 25 लाख। 25 लाख। तो अभी इसी साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया है इसका नाम, खेल पुरस्कार। साथ ही साथ पहले इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में इनाम के तौर पर 7.5 लाख की राशि दी जाती थी, लेकिन इस राशि को बढ़ा करके अब इस राशि को 25 लाख कर दिया गया है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी 25 लाख। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में अब 25 लाख की राशि दी जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सोसोकर वेटलैंड आर्द्र भूमि, सोसोकर TSO सोसोकर आर्द्र भूमि वेटलैंड, ये कहां पर है? ये भी आपका क्वेश्चन करंट से रिलेटेड पूछा है। आर्द्र भूमि के संरक्षण, अच्छा पहले ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है। मणिपुर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। मणिपुर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल और अंतिम ऑप्शन है सिक्किम। तो ये भी करंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। आर्द्र भूमि से संबंधित, आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित रामसर अधिवेशन
ईरान में 1971 में किया गया था। तो उसको लेकर के पूरे विश्व में अलग अलग आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषित किया जाता है। 2021 में लद्दाख में स्थित सोसोकर आर्द्रभूमि को रामसर साइट की श्रेणी में शामिल किया गया है, इसलिए करंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख। अगला प्रश्न देखते हैं। इकोनॉमिक्स से संबंधित ये प्रश्न है, बहुत लंबा प्रश्न है, इसीलिए मैं इसको लिख नहीं पाऊंगा। चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में, इंग्लिश में पढ़ लीजिए इसको, अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर फ्लो डायग्राम इन द मार्केट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, जब भी कोई भी आदमी कुछ प्रोडक्शन करता है तो प्रोडक्शन के लिए उसको कुछ चाहिए होता है, जैसे लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो इन सारे चीजों को हम लोग कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर फ्लो डायग्राम इन द मार्केट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के फैक्टर हैं उनका बाजार। जब कोई प्रोडक्शन करने जाएगा तो उससे पहले प्रोडक्शन के कारकों, उत्पादन के कारकों को पहले वो सुनिश्चित करेगा, तो वो खरीदने के लिए बाजार में जाएगा, तो कहता है उस बाजार में। और यहाँ पहला ऑप्शन है परिवार, यानी कि हाउस होल्ड खरीदार होते हैं, वो फर्म विक्रेता होते हैं। नहीं, वस्तुओं के बाजार में फर्म विक्रेता होते हैं और जो हाउस होल्ड है, परिवार है, वो खरीदार होते हैं। लेकिन ये जो फैक्टर्स ऑफ पावर है, जैसे फैक्टर्स ऑफ पावर में आप क्या क्या ले लीजिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन तीनों चीजों के लिए जो प्रोडक्शन करता है, यानी कि जो उद्योगपति, उद्यमी है, वो किस पे डिपेंड रहता है, हाउस होल्ड पे, परिवार पे। क्योंकि हाउस होल्ड ही पैसा जमा करके बैंक में परिसंपत्ति यानी कि पूंजी का निर्माण करते हैं। हाउस होल्ड परिवारों से ही इंडस्ट्री को लेबर सप्लाई की जाती है, और हाउस होल्ड से ही लैंड, सरकारी जमीन अधिग्रहण करके इंडस्ट्री को, या इंडस्ट्री उसको लोगों से, पब्लिक से खरीद करके लैंड की व्यवस्था करता है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बाजार में हाउस होल्ड विक्रेता है, वो जमीन भी बेचता है, वो लेबर भी बेचता है, और वो कैपिटल भी देता है। और जो प्रोडक्शन करता है वो खरीदार है, जो फर्म है वो खरीदार है। तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा कि परिवार विक्रेता होते हैं और फर्म खरीदार होते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक समाज में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? बहुत ही आसान प्रश्न है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक, सत्यशोधक समाज के संस्थापक, सत्यशोधक समाज के संस्थापक। सभी जानते हैं कि सत्यशोधक समाज की स्थापना पुणे में ज्योतिबा फूले ने की थी। ज्योतिबा फूले ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। और यहाँ ऑप्शन दिया गया है, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और ज्योतिबा फूले। तो ऑप्शन डी है ज्योतिबा फूले, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर, इकोनॉमिक्स से ही ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स से पिछला क्वेश्चन भी बहुत कंसेप्चुअल था और ये क्वेश्चन भी इकोनॉमिक्स से बहुत ही कंसेप्चुअल है। कहता है कि लोचदार मांग की स्थिति होने पर, मांग जो है डिमांड, डिमांड यानी कि मांग, ये मांग दो तरह का, इलास्टिक, नॉन इलास्टिक, लोचदार, लोचदार और दूसरा अलोचदार, अलोचदार। लोचदार उस तरह के वस्तु के डिमांड को कहते हैं, या उस तरह के डिमांड को कहते हैं जो जरूरत पड़ने पर बढ़ घट सकती है। लोचदार, जैसे महंगाई बढ़ गई तो किसी चीज की आप खपत कम कर दीजिए तो उसका डिमांड कम हो जाएगा। लेकिन आप नमक का, आटा का, तेल का, इस तरह के चीजों का उपभोग एक सीमा से ज्यादा कम नहीं कर सकते हैं। तो इन तरह की चीजों की मांग क्या होती है? अलोचदार। और शॉर्ट पैंट, जूता, चप्पल, उन तरह की चीजों की मांग क्या होती है? लोचदार। उनमें बदलाव हो सकता है। आपको मान लीजिए जूता खरीदना है, पैसा नहीं है, तो आप अपने डिसीजन को 1 महीने तक टाल सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि लोचदार मांग की स्थिति में अगर किसी वस्तु का मांग लोचदार है, यानी कि जरूरत पड़ने पर बदल सकता है, तो कीमत में वृद्धि होने पर क्या होगा? कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग में कमी आ जाएगी, उस वस्तु की मांग में कमी आ जाएगी। अब मांग में वस्तु की अगर कमी आएगी तो उस वस्तु के विक्रय से जो टोटल आय अर्जित होता था, कुल आय, वो कुल आय भी क्या हो जाएगा? कुल आय में कमी हो जाएगी, टोटल रेवेन्यू में कमी हो जाएगी। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपका कुल आगम बढ़ जाएगा, गलत बात है, कुल आगम घट जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कुल आगम घट जाएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका बी ही होगा, कुल आगम घट जाएगा। इसमें तीसरा ऑप्शन है कुल आगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कुल आगम इसमें घट जाएगा क्योंकि वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी अगर कीमत बढ़ेगी तो आंसर होगा आपका बी। देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर ये अगले प्रश्न में मिलाने के लिए दे रहा है, सुमेलित करना है। एक तरफ उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और दूसरे तरफ वो दुनिया के किस हिस्से में आते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका इधर बिलिबिली, बिलिबिली एक में, दूसरा में है हरिकेन, हरिकेन, तीसरा ऑप्शन है टाइफून, टाइफून, तीन ही है। और इधर आपका ए में दे रहा है, ए में चीन, चीन, बी में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, सी में यूएसए, यूएसए। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में बिलिबिली कहा जाता है, इसीलिए ये एक का बी हो जाएगा। यूएसए में उसी को हरिकेन कहा जाता है, और चीन सागर, चाइना, फिलीपाइंस वगैरह में उसको टाइफून कहते हैं। इसीलिए इसमें एक का बी, दो का सी और तीन का ए, ये इस तरह से होगा। तो ऐसा ऑप्शन अगर आप नजर डालिएगा तो ऑस्ट्रेलिया ए का दो, एक ही ऑप्शन है आपका ए का दो, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये प्रश्न भी मिलाने के लिए है और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, भारतीय मृदा से पूछा गया ये प्रश्न है। एक तरफ है मृदा के प्रकार, मृदा के प्रकार, और पहला प्रकार है काली मृदा, ब्लैक सॉइल, काली मृदा। दूसरा प्रकार है लेटेराइट मृदा, लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट मृदा। तीसरा प्रकार है पीट मृदा, दलदली भूमि में मिलने वाली मृदा को कहते हैं पीट मृदा। और चौथा प्रकार है डी, जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा। और इधर दूसरे तरफ राज्य दिए गए हैं कि किस राज्य में ये मृदाएं पाई जाती हैं। तो यहां पर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। दूसरा है तमिलनाडु, तमिलनाडु। तीसरा है गुजरात, गुजरात। और चौथा है उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश। अब देखिए प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो काली मृदा हम जानते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात में व्यापक पैमाने पर पाया जाता है, इसीलिए ये आपका सुमेलित है। लेटेराइट मृदा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के थोड़े बहुत भाग पर पाया जाता है, तो ये भी आपका सही है। जलोढ़ मृदा पूरे यूपी बिहार में तो जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है, तो ये भी आपका सही है। गुजरात में ऐसा कोई दलदलीय क्षेत्र नहीं है, तो इसीलिए पीट मृदा गुजरात में नहीं पाई जाती है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर होगा आपका सी।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। कोशिका झिल्ली में प्रश्न है आपका, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन में कौन सा लिपिड पाया जाता है? कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाला लिपिड पूछ रहा है ये लिपिड। और यहां आपको ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड। दूसरा ऑप्शन है ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। तीसरा ऑप्शन है स्टेरॉइड और चौथा ऑप्शन है क्यूटीन। स्टेरॉइड और चौथा ऑप्शन है क्यूटीन। तो ये जो कोशिका झिल्ली है ये दो चीजों की बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की। तो लिपिड में भी कौन सा लिपिड? फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉस्फोलिपिड। कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाला लिपिड कौन सा है? तो कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाला लिपिड फॉस्फोलिपिड है। ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। इफेक्टिव जर्मीसाइड, कीटाणुनाशक जो कि सैनिटाइज द सरफेस ऑफ इक्विपमेंट्स। और इसमें ऑप्शन दिया गया है सोडियम मेटासिलिकेट, सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड और आयोडीन। तो इसमें देखिए जो आयोडीन है, ये आयोडीन डिसइंफेक्टेंट अकेला नहीं है, आयोडीन टिंचर ऑफ आयोडीन ये डिसइंफेक्टेंट है, टिंचर ऑफ आयोडीन। तो ये टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन में जब अल्कोहल मिलाते हैं तो उसको कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। अकेला आयोडीन में तो कोई डिसइंफेक्टिव प्रॉपर्टी ही नहीं है, तो आयोडीन आंसर नहीं होगा। और टार्टेरिक और सिट्रिक एसिड ये बहुत वीक एसिड है, बहुत कमजोर एसिड है, इसीलिए वो भी कीटाणु को नाश करने में काम में नहीं आएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सोडियम मेटासिलिकेट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हल्दीबारी चिलहाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ा जाता है? और ऑप्शन है बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड। आप सब नाम से भी पकड़ सकते हैं कि ये हल्दीबाड़ी, बाड़ी का मतलब घर, और इस तरह का बाड़ी नाम से जो शहर लास्ट होता है, जिस शहर का अंतिम शब्द बाड़ी नाम से है, वो अक्सर, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अक्सर वो बंगाल में पाया जाता है। और बंगाल को मतलब भारत के पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश से कनेक्ट करने वाला लिंक जो है वो हल्दीबारी और चिलहाटी है। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बांग्लादेश। हल्दीबाड़ी पश्चिम बंगाल में और चिलहाटी बांग्लादेश में, ऑप्शन ए बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने दीवाने अमीर कोही, दीवाने अमीर कोही, प्रश्न है दीवाने कोही, आप इसको शॉर्ट में कह लीजिए दीवाने कोही। ये दीवाने कोही सल्तनत काल में इसको कृषि विभाग भी कहा जाता था। कृषि के विकास के लिए ये दीवाने को ये दीवान का मतलब विभाग, ये बनाया गया था। और इसको सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पगला सुल्तान भी कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने ये बनाया था, बिन तुगलक ने ये बनाया था दीवाने कोही। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया जा रहा है इस प्रश्न में, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान बनाया था, जो दासों के लिए दीवान था, दीवाने बंदगान, उसकी रचना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और ये दीवाने कोही जो कृषि विभाग था उसका गठन, उसका संगठन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जिममेट्स, प्रश्न है आपका जिममेट्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है किस और किस देश के बीच? तो ये नाम खुद ही बता देता है, जैसे जापान, आई से इंडिया, जापान और भारत, मैरीटाइम
एक्सरसाइज, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो ये जो जिममेक्स नेवल एक्सरसाइज है, ये जिममेक्स नेवल एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच होने वाला नेवल एक्सरसाइज है, नौसैनिक अभ्यास है। तो ऑप्शन इसमें पहला ऑप्शन है भारत एवं यूके यूनाइटेड किंगडम, गलत है। दूसरा ऑप्शन है भारत एवं जापान, यही ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा जिममेक्स भारत और जापान, ऑप्शन बी। 25वां प्रश्न है कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। प्रश्न है आपका कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग। और पहला ऑप्शन है रक्ताल्पता, अनीमिया, रक्ताल्पता मतलब अनीमिया। दूसरा ऑप्शन है रिकेट्स, सूखा रोग, रिकेट्स। तीसरा ऑप्शन है आपका नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। और चौथा ऑप्शन है डी, इसको इंग्लिश में पढ़िएगा क्योंकि हिंदी में सूखा रोग लिख दिया है, इंग्लिश में इसको कहते हैं मेरास्मस, मेरास्मस, मेरास्मस। तो ये जो रक्ताल्पता है, अनीमिया, ये आयरन की कमी से, लोहे की कमी से होता है। ये रिकेट्स कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम के अवशोषण में, विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स होता है। तो विटामिन डी का काम क्या है शरीर में, तो विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। तो विटामिन डी के कमी के कारण कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाएगा तो हड्डी कमजोर हो जाएगी, सूखा रोग होगा। और ये जो रतौंधी है ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण। और ये जो मेरास्मस है ये मेरास्मस प्रोटीन की कमी के कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कैल्शियम की कमी के कारण होने वाला जो रोग है वो रिकेट्स है। हिंदी में आप देख करके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा, इसीलिए इस प्रश्न को करते समय इंग्लिश ऑप्शंस पर सहारा लीजिएगा, क्योंकि वहां पे हिंदी में डी ऑप्शन में सूखा रोग लिखा है लेकिन इंग्लिश में उसको मेरास्मस लिखा है। और ये पक्का पता है कि मेरास्मस प्रोटीन की कमी से होता है और क्वेश्चन है कैल्शियम की कमी, इसीलिए आंसर आपका बी हो जाएगा, रिकेट्स। अगला प्रश्न देखते हैं, द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3, द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3, ये किताब का नाम है द रिपब्लिकन एथिक और इसका जो है सो वो वॉल्यूम 3 है। ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसके चयनित भाषणों का संकलन है। ये किताब एक महाशय है, उनके चयनित भाषणों का, उनके दिए गए पूर्व में दिए गए भाषणों का संकलन है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है रामनाथ कोविंद, एम वेंकैया नायडू, सोनिया गांधी और प्रणब मुखर्जी। तो ये जो किताब है हमारे वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पूर्व में दिए गए भाषणों का संकलन है, द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामनाथ कोविंद। 27 नंबर मतलब अगला प्रश्न है, विश्वत वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है। विश्वत वर्षा वन को इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, विश्वत वर्षा वन को ब्राजील में क्या कहा जाता है। ब्राजील में उसका कुछ स्पेशल नाम है, क्या कहा जाता है। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो है सिल्वास, सिल्वास। दूसरा ऑप्शन है पंपास, पंपास। तीसरा ऑप्शन है प्रेयरी, प्रेयरी। और अंतिम ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन पर्णपाती वन, पर्णपाती वन या पतझड़ वन, डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो इस प्रश्न को आप एलिमिनेशन मेथड से आसानी से बना सकते हैं। ये पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये वन नहीं है। और ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन यहीं चला गया। ये प्रेयरी भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये भी वन नहीं है। और ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, तो इसलिए ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब बचा दो ऑप्शन, सिल्वास और पर्णपाती वन। तो पर्णपाती वन या पतझड़ वन, जिसको कि मानसूनी वन कहते हैं, वो भारत में पाया जाता है। विषुवत रेखीय वन सदाबहार वन होते हैं, वो कभी अपना पत्ता नहीं गिराते हैं, इसलिए पर्णपाती वन आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आपका सिल्वास। अगर आपको ना भी पता हो तो आप बहुत ही आसानी से एलिमिनेशन मेथड से
इस प्रश्न का उत्तर आप निकाल सकते हैं। आंसर होगा ए, विषुवत वर्षा वन को ब्राजील में सेल्वास के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है? निवल निवेश कहने का मतलब कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से आपको नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो क्या माइनस करना पड़ेगा? ग्रॉस से नेट निकालने के लिए। तो जैसे हम लोग दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और दूसरा जीएनपी एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस से नेट निकालते समय हमको डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास, मशीनों का जो इस साल हम मशीन खरीदे थे तो उसका मूल्य कुछ और था, अगले साल उसका मूल्य घट गया, तो नेट निकालने के लिए आपको वो डेप्रिसिएशन या हिंदी में उसको कहेंगे मूल्यह्रास, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, घटाना पड़ेगा उसमें से। तो इस प्रश्न के अगर ऑप्शन पे विचार किया जाए तो पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर, दूसरा अप्रत्यक्ष कर, तीसरा लाभ और चौथा मूल्यह्रास। तो जाहिर सी बात है इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, मूल्यह्रास। अगले प्रश्न पर आइए, निम्न में से क्या पूंजी बाह्य प्रवाह नहीं है? पूंजी का बाह्य प्रवाह, देखिए कैपिटल यानी कि पैसा, दो कंडीशन हो सकता है, या तो देश के अंदर आए या देश से बाहर जाए। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी घटना पूंजी का बाह्य प्रवाह नहीं है? पूंजी का बाह्य प्रवाह नहीं है, आउटफ्लो ऑफ कैपिटल। और पहला ऑप्शन दे रहा है विदेशों से ऋण प्राप्ति, विदेशों से ऋण प्राप्ति। दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है ऋणों का भुगतान, जो विदेशों से या कहीं से ऋण लिए हुए हैं तो उस ऋण का भुगतान कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है विदेशों में परिसंपत्तियों को खरीदना, विदेशों में परिसंपत्ति खरीदना, परिसंपत्ति खरीदना। और अंतिम ऑप्शन है चौथा ऑप्शन, विदेशी कंपनियों के अंश पत्र खरीदना, विदेशी कंपनियों के अंश पत्र खरीदना। अंश पत्र का मतलब शेयर, अंश पत्र खरीदना। अब पूछ रहा है कि इसमें से क्या बाह्य प्रवाह नहीं है? पूंजी का बाह्य प्रवाह यानी कि पूंजी देश से बाहर नहीं निकल रही है, बाह्य प्रवाह नहीं है। तो देखिए सबसे नीचे से विचार करते हैं, कहता है विदेशी कंपनियों के अंश पत्र खरीदना, तो विदेशी कंपनियों का जो आप जहां वो लिस्टेड होंगे वहां जाकर के आपको पे करना पड़ेगा। तो आप पैसा विदेश में खर्च कर रहे हैं तो देश से पैसा बाहर जा रहा है, वो आउटफ्लो है। इसी तरह से विदेश में भी अगर आप कोई परिसंपत्ति खरीदते हैं, कोई जगह जमीन मकान या कुछ भी खरीदते हैं शेयर वगैरह, तो वहां भी आप अपने देश से पैसा विदेश ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो भी आउटफ्लो है, वो भी बाह्य प्रवाह है। और आप ऋण लिए हुए हैं, ऋण का भी भुगतान कर रहे हैं, तो पैसा तो जा ही रहा है। हाँ, लेकिन जब आप ऋण लेते हैं तो पैसा बाहर से अंदर आता है। तो विदेशों से ऋण प्राप्ति जो है वो इनफ्लो, पैसा आने, आंतरिक प्रवाह का उदाहरण है, वो बाह्य प्रवाह नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बाह्य प्रवाह नहीं है तो विदेशों से ऋण प्राप्ति बाह्य प्रवाह नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो औरंगजेब की मृत्यु जो है वो 1707 में हुई थी। और यहाँ पहले हम लोग ऑप्शन पे विचार कर लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है संभाजी, राजाराम, जीजाबाई, ताराबाई। संभाजी, राजाराम, जीजाबाई और ताराबाई, जीजाबाई और ताराबाई, डी में ताराबाई। तो
और संभाजी ने तो औरंगजेब के साथ संधि भी कर ली थी, इसीलिए संभाजी का ऑप्शन आप काट दीजिएगा। पूछ रहा है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठों का नेतृत्व किसके हाथ में था, तो संभाजी तो मान लीजिए कि बागी हो गए थे, तो उनका ऑप्शन आप ऐसे ही काट दीजिएगा। ये जीजाबाई शिवाजी की माता है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही यहाँ पे कट गया, ठीक है। और बच गया ये राजा राम और ताराबाई। तो राजा राम की मृत्यु के पश्चात ताराबाई ने अपने नाबालिग बेटे को बिठा करके 1700 से 1707 तक मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया था ताराबाई ने, वो राजा राम की पत्नी थी, ठीक है। और शिवाजी की इसके ताराबाई का जो पुत्र था उसका नाम था शिवाजी द्वितीय, वो नाबालिग था तो गद्दी पर वही बैठा था, लेकिन शासन ताराबाई के हाथ में था, नेतृत्व ताराबाई कर रही थी। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ताराबाई। औरंगजेब की मृत्यु के समय जो मराठों का नेतृत्व था वो ताराबाई के हाथ में था। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन डी ताराबाई। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या सीमित की गई, और कितनी संख्या सीमित की गई, क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है। तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा कि कुल सदस्य संख्या का 15% प्रधानमंत्री सहित या राज्यों में मुख्यमंत्री सहित 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। तो पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया कि निश्चित की गई, और पहला ऑप्शन है 73वां, दूसरा ऑप्शन है 86, 87, 91, 86वां, तीसरा ऑप्शन है 87वां और चौथा ऑप्शन है 91, 91वां। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका 91वां संविधान संशोधन। ये संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय में, एनडीए की सरकार थी, और उस संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 15% निर्धारित की गई कुल सदस्य संख्या की। इसमें से आपका 73वां संविधान संशोधन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत और नगर पालिका का गठन किया गया, तो ये ग्राम पंचायत के लिहाज से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आंसर। तो इस प्रश्न का हो जाएगा 91, डी, ऑप्शन डी। और ये 86वां संविधान संशोधन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में 21A के तहत जोड़ा गया, और मौलिक कर्तव्यों में जो 11वां कर्तव्य है आपका, वो भी इसी 86वें संविधान संशोधन के तहत उसको जोड़ा गया। तो ये भी दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, 91वें संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या 15% निर्धारित की गई। देखते हैं अब अगला प्रश्न, किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग, प्रश्न है आपका यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग, एजिंग मतलब बूढ़े होते हुए लोग स्वस्थ रहें, तो ऐसा दशक किस दशक को मनाने की घोषणा की है, तो ये घोषणा WHO की तरफ से हाल फिलहाल में ही 2021 से 2030 के दशक को ये दशक डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है, 2021 से 2030 तक। तो ऑप्शन इसमें दिया गया है 2016 से 25, ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन 2022 से 32, ये भी गलत है। सी ऑप्शन 2019 से 2028, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन 2021 से 2030, तो डी ऑप्शन आपका सही है। ये घोषणा 2021 से 2030 के दशक के लिए की गई है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है साइंस का, कि यदि किसी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा। ये स्प्रिंग है, ये इस तरह से, और स्प्रिंग में अगर मान लीजिए इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जा रहा है, तो पूछता है कि इसमें स्प्रिंग क्या होगा, स्प्रिंग फैलेगा या स्प्रिंग सिकुड़ेगा या स्प्रिंग के लंबाई में कोई चेंज नहीं होगी। तो जब भी आप जानते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और मान लीजिए ये दो तार है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में पास हो रहा है, तो यहाँ पे सपोज मान लीजिए नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, तो ये भी बनाएगा तो इधर नॉर्थ पोल होगा, इधर साउथ पोल होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये साउथ और नॉर्थ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा,
तो दो समानांतर रखे हुए तार में अगर एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। दूसरी तरफ अगर धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित की जा रही है, इस तार में इधर और इस तार में इधर, तो वो एक दूसरे को विकर्षित करेगा। स्प्रिंग के केस में ऐसा होता है कि धारा तो हर एक वाहिनी में विपरीत, इधर ऊपर की ओर इधर नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एक समान बनता है, इसलिए ओवरऑल इफेक्ट ये होता है कि स्प्रिंग सिकुड़ जाता है, स्प्रिंग की लंबाई कम हो जाएगी, तो स्प्रिंग सिकुड़ेगा, स्प्रिंग सिकुड़ेगा। अब इस प्रश्न में दिए गए ऑप्शन पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्प्रिंग प्रसारित होगा यानी कि फैलेगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है संकुचित होगा, सिकुड़ेगा, तो ऑप्शन बी ही सही है आपका, संकुचित होगा, ऑप्शन बी। 50 नंबर, यदि मतलब अगला प्रश्न, यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का क्या होगा? ये भी साइंस का, फिजिक्स का बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको विद्युत शक्ति और उससे संबंधित फॉर्मूला याद होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिए होंगे। कहता है कि यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोध के सिरों, मतलब प्रतिरोध R क्या है? कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रहा है, अपरिवर्तित है, R कांस्टेंट है, और कहता है सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए। विभवांतर कितना कर दिया गया? हाफ, आधा, विभवांतर को आधा कर दिया गया। अब पूछ रहा है कि तो विद्युत शक्ति का मान क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति पावर, और एक बहुत फेमस फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रिसिटी में, पावर बराबर P बराबर VI, यानी कि विभवांतर गुने करंट, ठीक है। और एक चीज आप, एक फार्मूला आप और भी पढ़े होंगे ओम्स लॉ में कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। विभवांतर जो है वो करंट के समानुपाती होता है, यानी कि विभवांतर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा और विभवांतर घटेगा तो करंट भी घटेगा, सेम अनुपात में। तो अगर हम V को आधा कर दे, 1/2 कर दे, तो I भी 1/2 हो जाएगा। तो ये हो गया V/2 और I भी 2I/2, तो ये टोटल क्या हो गया? VI/4, 2 × 2 4। तो पावर जो है वो ओरिजिनल पावर का कितना टाइम्स हो जाएगा? 1/4 टाइम्स, 1/4 टाइम्स, 1/4 हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर, और ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दुगुना, दूसरा आधा, तीसरा 4 गुना और चौथा 1/4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पावर 1/4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदक यानी कि फिल्टर के रूप में कौन काम करता है? और ऑप्शन दिया हुआ है थाइमस, लसिका ग्रंथियां, प्लीहा और यकृत। अब इसमें देखिए, जो सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर को फिल्टर करने का काम है वो यकृत का तो नहीं है और ना ही थाइमस का है। थाइमस ग्लैंड जो है वो थाइमोसिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसका सूक्ष्म जीवों को फंसाकर मारना काम नहीं है। लसिका ग्रंथि या लिम्फोसाइट को आप समझ सकते हैं कि लिम्फोसाइट का ये काम है, लेकिन लिम्फोसाइट लिम्फ में पाया जाता है ना कि ब्लड में, ठीक है। तो अब ब्लड को फिल्टर करने का काम मेन रूप से प्लीहा करता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लीहा। फिल्टर करने का काम प्लीहा रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर को फिल्टर करने के रूप में काम करता है, प्लीहा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संदर्भ समूह क्या है? और इसको अंग्रेजी में पढ़िए तो संदर्भ समूह को ये कह रहा है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप क्या है? रेफरेंस ग्रुप क्या है? अक्सर ऐसा होता है कि हम जब भी बातचीत करते हैं तो हर क्षण किसी न किसी का रेफरेंस देते हैं, या हम भी एक उम्र में आकर के जब सजते हैं, संवरते हैं या कोई भी काम करने का कोशिश करते हैं तो हर एक उम्र में हम अपना एक रोल मॉडल बनाते हैं, एक रेफरेंस लेते हैं और उसी के अनुसार बात करने का, उसी के अनुसार कपड़ा पहनने का, उसी के अनुसार आचरण करने की चेष्टा करते हैं। तो रेफरेंस ग्रुप, हमारे रेफरेंस ग्रुप में जो लोग होता है, जो भी लोग होते हैं, चाहे वो नामचीन हस्तियां हो अलग अलग क्षेत्र की, तो उन लोगों से हम क्या लेते हैं? अभिप्रेरणा। उनके जैसा बनने की या उनके जैसा करने की अभिप्रेरणा लेते हैं, यानी कि इंस्पिरेशन लेते हैं। अंग्रेजी में बोले तो इंस्पिरेशन लेते हैं। उस तरह के ग्रुप को कहते हैं रेफरेंस ग्रुप। अब ऑप्शन पढ़िए, कहता है
काल्पनिक समूह है, तो रेफरेंस ग्रुप काल्पनिक नहीं होता है। आप अपने समाज में, आप अपने देश में, आप अपने प्रदेश में देख करके ही अपना कोई ना कोई रोल मॉडल या रेफरेंस चुनते हैं। तो फैंटेसी ग्रुप या काल्पनिक समूह गलत हो गया। दूसरा कहता है आकांक्षा समूह। आकांक्षा, अभिप्रेरणा या आकांक्षा। अभिप्रेरणा किस बात की? कुछ पाने की आकांक्षा, कुछ बनने की चाह। तो इसीलिए ये ऑप्शन, अंग्रेजी में इसको लिखा भी है एस्पिरेशन ग्रुप, है ना, एस्पिरेशन ग्रुप। तो इसीलिए रेफरेंस ग्रुप किस तरह का ग्रुप है? तो रेस्पिरेशन ग्रुप एक एस्पिरेशनल ग्रुप है जिससे हम अभिप्रेरणा लेते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्पिरेशन। अगला प्रश्न है, भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। भारत इजराइल का एक हथियार है, उसका नाम है कारमेल। इजरायली कारमेल का उत्पादन, CARMEL, कारमेल का उत्पादन करेगा। और आपसे पूछ रहा है कि ये कारमेल है क्या? ऑप्शन दिया है, राइफल है, हेलीकॉप्टर है, वायुयान है या रडार है। तो ये कारमेल जो है ये असॉल्ट राइफल है, जैसे AK-47 असॉल्ट राइफल है, तो इसीलिए ये कारमेल भी असॉल्ट राइफल है। भारत इसी कारमेल असॉल्ट राइफल का उत्पादन शुरू करेगा। इजराइल का है ये। तो ऑप्शन हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए, राइफल। अगला प्रश्न है, संसद की गणपूर्ति निश्चित है। गणपूर्ति, संविधान का जो आर्टिकल 100 है, 100 आर्टिकल, वो कहता है कि सदन की कार्रवाई तब तक नहीं हो सकती जब तक सदन में गणपूर्ति या कोरम पूरा नहीं हो जाए। अंग्रेजी में इस गणपूर्ति को कहते हैं कोरम। और वो कोरम कम से कम कितने सदस्यों का है? तो टोटल संसद के 1/10 सदस्यों का कम से कम उपस्थिति अनिवार्य है। जैसे संसद में मान लीजिए 550 सदस्य हैं अधिकतम, तो संसद चलने के लिए कम से कम 55 सदस्यों का होना अनिवार्य है। यही कंडीशन विपक्ष बनने के लिए भी है। तो कोरम पूरा करने के लिए भी कम से कम 1/10 सदस्य का होना जरूरी है। तो संसद की गणपूर्ति निश्चित है। ऑप्शन ए दे रहा है सदन की सदस्यता का 10वां भाग, बिल्कुल सही है, 10वां भाग। ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर होगा, सदन की सदस्यता का 10वां भाग। अगला प्रश्न है, सही कथन की पहचान करें। और दो स्टेटमेंट दे रहा है, सही कथन की पहचान करें। पहला कथन है, मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। क्षणिक मतलब क्षण भर के लिए अवस्था है। और दूसरा प्रश्न है, जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। जलवायु लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। दशाओं का औसत है। मौसम कहने का मतलब अगर अंग्रेजी में इसको कहें तो वेदर, और जलवायु बोले इसको अंग्रेजी में तो इसको कहेंगे क्लाइमेट। क्लाइमेट, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही हैं। क्षणिक अवस्था, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, देखिए मौसम जो है वो घंटे, 2 घंटे, महीने, 2 महीने में बदल भी सकता है। लेकिन जलवायु, हम लोग कहते हैं मौसम हमारा बदलता है ना, कभी ग्रीष्म ऋतु होती है, कभी बारिश होती है, कभी जाड़ा होता है। लेकिन जलवायु, हम लोग भारत का जलवायु चाहे जाड़ा हो या गर्मी हो, हमसे जब भी ये लोग प्रश्न पूछे कि भारत की जलवायु कैसी है, तो हमेशा हमारा जवाब आता है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। तो जलवायु मौसम के लंबे दशाओं का एक औसत है, और मौसम क्या है? वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, केवल 1, केवल 2, ऑप्शन 3 है 1 और 2 दोनों। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, 1 और 2 दोनों। देखते हैं अगला प्रश्न, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां आयोजित किया जाएगा? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर की राजधानी दोहा में, कतर की राजधानी दोहा में आयोजित किया जाएगा। पहला ऑप्शन है आपका संयुक्त अरब अमीरात में, गलत है। दूसरा ऑप्शन है कतर में, यही आपका सही उत्तर है, कतर में। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आप ऑप्शन पढ़ के भी आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। आधुनिकीकरण बिल्कुल नहीं, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी समाजीकरण। 59 मतलब अगला प्रश्न, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? अब देखिए ये कोरोना से लेकर के आपका एकदम ऑप्शन पूछा, प्रश्न पूछा। जब तक कोरोना चीन में था और चीन के कुछ पॉकेट्स में था, मतलब किसी गली मोहल्ले में था, एक दो जगह था, तब तक उसको कहते हैं स्पोरेडिक। आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है ए, तो स्पोरेडिक आंसर नहीं होगा। कहता है कि विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाले, मतलब बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं और किसी एक देश या एक राज्य तक ये घटना सीमित नहीं है, ये दुनिया के कई देशों में फैल चुका है, तो स्पोरेडिक तो नहीं होगा। दूसरा कहता है एपिडेमिक, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया या एक ही राज्य अथवा देश में अगर बहुत सारे लोगों को इस तरह की बीमारी हो तो फिर उसको कहते हैं एपिडेमिक, लेकिन ये ऑप्शन क्वेश्चन पूछ रहा है कई देशों में फैल चुका है। एंडेमिक, अगर संख्या बढ़ने लगे तो उसको एंडेमिक कहते हैं। और पेंडेमिक, जो व्यापक पैमाने पर बहुत सारे विश्व के अलग अलग भागों में जिससे बहुत लोग प्रभावित हो चुके हैं तो उसको पेंडेमिक कहते हैं, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका पेंडेमिक, है ना। तो कोरोना फाइनली फैलते फैलते किसका रूप धारण कर लिया? पेंडेमिक का रूप धारण कर लिया, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका पेंडेमिक, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है स्पोरेडिक, ऑप्शन बी है एपिडेमिक, ऑप्शन सी है एंडेमिक और ऑप्शन डी पेंडेमिक। सही उत्तर होगा आपका पेंडेमिक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? अम्लीय वर्षा के लिए प्रश्न है, एसिड रेन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जिम्मेदार है या कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो जो पहला ऑप्शन है आपका वो है अमोनिया NH3, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, तीसरा ऑप्शन है मीथेन CH4 और चौथा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब देखिए जो मेटल्स के धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय और जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं तो अम्लीय। अब इसमें ये तो ऑक्साइड है नहीं तो CH4 को आप आसानी से काट सकते हैं, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये वैसे भी वायु जल के साथ रिएक्शन करके एसिड नहीं बनाएगा। अब ये तीनों का नेचर अम्लीय है, लेकिन अब चूंकि हमको इनमें से कोई एक ही चुनना है तो हम सभी को पता है कि अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक मात्रा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की होती है और सल्फ्यूरिक एसिड तब बनेगा जब SO2 का रिएक्शन वाटर जलवाष्प वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प से होगा, तब H2SO4 बनेगा। तो अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक मात्रा SO2 गैस की होगी, इसीलिए सबसे अधिक योगदान SO2 गैस की होगी, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? रक्त का थक्का, रक्त का थक्का। बहुत ही मजेदार बात है कि रक्त का थक्का किसी एक चीज से नहीं जमता है। अगर आपसे पूछे कि कौन सी रक्त कोशिका, कौन सा ब्लड सेल, कौन सी रक्त कोशिका रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती है, तो प्लेटलेट्स। रक्त कोशिका का अगर नाम पूछा जाए तो प्लेटलेट्स, लेकिन प्लेटलेट्स अकेले रक्त का थक्का नहीं जमा सकता है, एक और प्रोटीन की जरूरत पड़ती है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। तो क्वेश्चन अगर ऐसा पूछे कि कौन से प्रोटीन की जरूरत पड़ती है रक्त का थक्का जमाने में, तो वो प्रोटीन है फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन, है ना। अब इन दोनों से भी काम नहीं चलता है, एक विटामिन की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसा अगर पूछे कि कौन से विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है, तो वो है विटामिन के। अब इन तीनों से भी काम नहीं चलेगा, एक और चीज की जरूरत होगी, एक खनिज की या एक धातु की। तो वो जो खनिज अथवा वो जो धातु है, वो धातु कौन सी है जो रक्त का थक्का, आपका प्रश्न यही है। तो रक्त का थक्का जमाने में कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है, तो वो धातु अथवा खनिज क्या हो जाएगा? कैल्शियम। अब आप ऑप्शन पढ़िएगा तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा टिन, तीसरा सोडियम और चौथा कैल्शियम, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्शियम। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चेन, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला।
और ढेर सारा खाद्य श्रृंखला जब आपस में जुड़ जाता है, इंटरलॉक हो जाता है, तो उसके इंटरलॉकिंग पैटर्न को कहते हैं फूड वेव, खाद्य जाल, है ना, फूड वेव, खाद्य जाल। ऑप्शन आप अगर इसका पढ़े तो पहला कहता है पारिस्थितिक पिरामिड, गलत है। दूसरा ऊर्जा प्रवाह, ये भी गलत है। तीसरा खाद्य जाल या फूड वेव, तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका सही होगा, खाद्य जाल अथवा फूड वेव। आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है, कुछ प्रश्न बच गए होंगे तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है, प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म आप आगे चल करके देखिएगा कि दो भाग में बट गया। एक को कहते हैं रोमन कैथोलिक, रोमन कैथोलिक जो रोमन कैथोलिक चर्च को मानते हैं, और दूसरा इस रोमन कैथोलिक चर्च में बहुत सारी खराबी भी थी, तो इस वो थे ईसाई, ईसाई धर्म से अलग नहीं हुए, लेकिन चर्च की कुरीतियों का विरोध करते थे, तो उनको कहा गया प्रोटेस्टेंट। तो प्रश्न यही है, इस प्रोटेस्टेंट ईसाई वर्ग का उदय ब्रिटेन में हुआ और ये रोमन कैथोलिक फ्रांस और इटली में इसका विस्तार था। तो प्रश्न यह है कि ईसाइयों का ये जो धड़ा है जिसको प्रोटेस्टेंट कहते हैं, इस प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? और ऑप्शंस में है मार्टिन लूथर, प्लेटो, इरेनमस और हेनरी पांच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मार्टिन लूथर। तो आज के सेशन में इतना ही बस। संभवतः ये द्वितीय पाली के प्रश्न थे। 26 तारीख को, 26 दिसंबर को जो बिहार बीपीएसएससी ने जो बिहार दरोगा की परीक्षा ली है, उसकी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पहली पाली और इस दूसरी पाली के भी जो कुछ प्रश्न बच गए हैं उसको लेकर के शीघ्र ही मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए, और अगर अब अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।